अभी हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक में हम लोग पहले दो भेद कारक का पढ़ चुके हैं। एक पढ़े थे कर्ता कारक और कर्म कारक, है ना। कर्ता कारक किसको कहते हैं? जिसमें वाक्य में ये पता चले काम करने वाले के अर्थ में आता है। जैसे कि राम पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ राम पढ़ता है या फिर राम ने पढ़ा, तो ने विभक्ति आती है। तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने होती है ना। कर्म कारक उसको कहते हैं जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, जैसे कि वह पत्र लिखता है, क्या करता है? पत्र लिखता है। तो क्या लिखता है वह? यानी लिखने का काम किस पर हो रहा है? तो पत्र जो है वो कर्म है, और इस पूरे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कारक का वाक्य कहते हैं। ठीक, तो कर्म कारक का सेंटेंस कहते हैं। तो पत्र को लिखता है, ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं। किसको लिखता है? पत्र को लिखता है। तो को आया, क्या आया? को। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है। उसके बाद जो है करण कारक, तीसरा जो कारक का भेद है उसको क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण कारक में क्या होता है? जिसमें कर्ता किसी साधन के साथ काम करता है। जैसे कि वह कलम से लिखता है। क्या करता है? कलम से लिखता है। यानी वो किसके साथ लिख रहा है? यानी वो कलम नहीं रहेगा तो लिख पाएगा नहीं। तो वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होने का बोध हो, तो जिसमें संबंध दिखाई दे, जैसे वह कलम से लिखता है, मतलब कलम उसके क्या है? साथ में है ना। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। कुल्हाड़ी समझते हो ना? पेड़ काटता है, यानी कुल्हाड़ी नहीं रहेगा तो पेड़ वह काट पाएगा नहीं। बच्चे साइकिल से विद्यालय जाते हैं। बच्चे साइकिल से विद्यालय जाते हैं, मतलब साइकिल उसके साथ में है। तो कहने का मतलब है ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया के संबंध का बोध होता है कि क्रिया किसकी सहायता से हो रही है ना। तो से साथ, जैसे कि कलम से, मतलब कलम कहाँ है? उसके साथ में है। कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी जो काम कर उसके साथ में है। साइकिल से साथ में है। तो करण कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? से साथ होती है। ठीक, तो हम जानेंगे किसके बारे में भी? करण कारक के बारे में। ये कारक का तीसरा भेद है। ठीक, लिखो करण कारक पहले। डेफिनेशन क्या होगा? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, संबंध का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति से साथ होती है। से साथ होती है। जैसे में क्या हो जाएगा? तो वह कलम से लिखता है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, बच्चे साइकिल से विद्यालय जाते हैं। ये सब क्या है? करण कारक के उदाहरण है। ठीक, लिखो इसको। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जिसे संबंध बोध है ना कि वह कलम से लिखता है, तो क्रिया लिखना है, और लिख रहा है किससे? कलम से लिख रहा है। लिख लिया सब लोग इसे? अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक के, है ना। संप्रदान कारक किसको कहते हैं? तो जिसका व्यक्ति होता है के लिए, मतलब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए। जैसे मोहन राम को रुपये देता है, तो मोहन को रुपया दे रहा है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए। तो ये सब जो वाक्य है वो किसके वाक्य हैं? संप्रदान कारक के वाक्य हैं। तो संप्रदान कारक किससे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं।
चौथा है ना संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए, क्या है परिभाषा? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, है ना, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को, शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति के लिए है, इसकी विभक्ति के लिए होती है, के लिए। इसकी विभक्ति के लिए है। अब जैसे में देखो क्या क्या है, जैसे देखो कहता है हरि मोहन को रुपये देता है, हरि मोहन को रुपये देता है, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, उसने बच्चों के लिए खिलौने लाए, उसने बच्चों के लिए खिलौने लाया। तो ये सारे वाक्य जो हैं वो किसके हैं? संप्रदान कारक के हैं। इसको लिखो पहले। हो गया सबका? एक और कारक हम पढ़ते हैं, अपादान कारक, है ना। अपादान का भी से विभक्ति होती है और करण का भी से होती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि अपादान का से का मतलब होता है अलग होना, और करण का से का मतलब ही तो पढ़ ली कि क्या होता है कि से साथ, जैसे वह कलम से लिखता है, कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, साइकिल से जाता, साथ में। लेकिन अपादान में क्या होगा कि वह अलग होगा। अलग कैसे होगा? तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता क्या हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है ना। गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा जो है वो क्या हो रहा है? हिमालय से निकल रही है। तो ये सब उदाहरण क्या है? अलग होने। जैसे बच्चा घर से विद्यालय जा रहा है तो बच्चा घर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो ये सब जो वाक्य है वो किसके हैं? अपादान कारक के हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, अलग हो रहा है जिससे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। तो देखो अपादान कारक के क्या होंगे? ये पांचवा कारक है अपादान। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, उसे
आपादान कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? आपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति, अच्छा इसकी विभक्ति या चिन्ह दोनों बोला जाता है, ठीक। इसकी विभक्ति से अलग होती है, मतलब से तो रहेगा लेकिन उसमें किसका बोध होगा? अलग होने का भाव रहेगा। जैसे देखो, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब गंगा हिमालय से क्या हो रही है? अलग हो रही है। हिमालय से गंगा निकलती है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब पत्ता क्या हो रहा है? पेड़ से अलग है, अलग हो रहा है ना। वह घर से बाहर आया, वह घर से बाहर आया। राम घोड़े से, है ना, देखो राम नहीं, देखो वो सोहन छत से गिर पड़ा, सोहन छत से गिर पड़ा या फिर गिर गया, है ना। तो यहाँ सोहन छत से अलग हो गया। तो ये सारे जो वाक्य हैं वो क्या है? अपादान कारक के हैं, ठीक। इसको लिख लो फटाफट। चलो तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे फिर पढ़ेंगे आगे वाला, है ना। संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में। कारक के 8 भेद हैं। तो आज से क्लास में यही खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। कुछ कारक का और भी पार्ट पढ़ेंगे, जो 3 पार्ट बच गया है इसका। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।